हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। राजस्थान का प्रीलिम्स पेपर कंडक्ट हो चुका है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स हैं टारगेट फॉर आईक्यू टीम से जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स वो स्कोर कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स के 68 अबव मार्क्स आ रहे हैं प्रीलिम्स में वो सेफ हैं, वो अपनी मेंस की तैयारी में लग जाएं। एंड जिन स्टूडेंट्स के 63 या 63 से अबव मार्क्स आ रहे हैं वो भी अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। बिकॉज अगर इन केस हाई कोर्ट ने अपने प्रीलिम्स के मार्क्स अगर 63 या 63 से अबव रखे तो वो तैयारी में लग जाएं। ठीक, ऐसा ना हो कि एंड मोमेंट पे वो तैयारी करें, उनकी तैयारी ना स्टार्ट हो। तो आई सजेस्ट जिसके 63 या 63 से अबव भी आ रहे हैं वो भी अपनी मेंस की तैयारी में स्टार्ट कर दें। अब मेंस की तैयारी कैसे करनी है, पहले हमें पता होना चाहिए सिलेबस क्या क्या है, कितने आवर्स का पेपर है और कितने मार्क्स का ईच पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। पहला पेपर होगा लॉ पेपर 1 100 मार्क्स का, दूसरा होगा लॉ पेपर 2 वो भी 100 मार्क्स का, हिंदी एसे और इंग्लिश एसे ये दोनों आएंगे 50-50 मार्क्स के। ठीक, और लॉ पेपर जो होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा और लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। तो पेपर कंडक्ट कराया जाएगा 2 दिन। पहले दिन होएगा आपका एक लैंग्वेज का पेपर एंड सेकंड शिफ्ट में सेम डे होएगा आपका एक लैंग्वेज का पेपर एक लॉ का पेपर। नेक्स्ट डे फिर एक लैंग्वेज का पेपर एंड सेकंड शिफ्ट में लॉ का पेपर। ठीक, ऐसा होगा आपका 2 दिन आपके ये पेपर चलेंगे। लॉ पेपर 1 की बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। पहला सब्जेक्ट है सीपीसी, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तीसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फोर्थ इंडियन एविडेंस एक्ट, फिफ्थ लिमिटेशन एक्ट, सिक्स्थ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेवेंथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, नाइन्थ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट एंड टेंथ ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग। तो अगर हम बात करें लॉ पेपर 1 हमारा सिविल लॉ का पेपर है। ठीक, इसमें सारे अपने सिविल एक्ट्स आएंगे। लॉ पेपर 2 यहाँ पे क्रिमिनल लॉ अगर हम बात करें तो ये क्रिमिनल लॉ का पेपर है और यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं हमारे सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, सेवेंथ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एट इंडिसेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, पोक्सो सेक्सुअल हैरेसमेंट, चार्ज फ्रेमिंग एंड जजमेंट राइटिंग। ठीक, एंड आपका जो पेपर रहेगा लैंग्वेज वाला वो आपके हिंदी और इंग्लिश में आएंगे। हिंदी के 3 ऐसे लिखने आपको 15-15 मार्क्स के 2 ऐसे और एक 20 मार्क्स का। 2 घंटे में आपको लैंग्वेज का कंप्लीट करनी है और 3 आवर्स में आपको अपना लॉ का पेपर कंप्लीट करना है। सेम इंग्लिश का भी पेपर ऐसे आएगा, दो जो आपके ऐसे आएंगे इंग्लिश में 15-15 मार्क्स के और एक ऐसे आएगा आपका 20 मार्क्स का। ठीक, अब अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए आरजेएस मेंस क्वालिफाई करने के लिए। तो बेयर एक्ट तो हमें कहीं छोड़ना नहीं है। ठीक, चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो चाहे वो मेंस की बात हो। प्रीलिम्स में आपने देख लिया है कि कोई भी डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि ये वाली चीज कौन सी सेक्शन बताई गई है, एक भी क्वेश्चन नहीं था। कहां से आए क्वेश्चंस, जो सेक्शंस हैं सेक्शंस के इन डेप्थ आए हैं। ठीक, डिटेलिंग करिए, काफी अंदर जाके उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो बेयर एक्ट तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, दूसरी चीज मेंस में वो डिफरेंसेस के क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे सीपीसी हो सीआरपीसी हो कोई भी एक्ट हो, आपको डिफरेंसेस हर एक टॉपिक के कवर करने हैं। तीसरी चीज मिसलेनियस टॉपिक्स। मिसलेनियस टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो बेयर एक्ट में कवर नहीं है। ठीक, जैसे अपना आइडेंटिफिकेशन परेड हो गया, बेयर एक्ट में कहीं भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया, ना ही उसके बारे में बताया गया, बट मेंस में ये पूछ लेते हैं। ऐसे कम से कम 3 से 4 हर एक पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। ऐसे नहीं है कि खाली हमें बेयर एक्ट पढ़ के जाना अच्छे से तो हमारा हो जाएगा। हमें बेयर एक्ट भी पढ़नी है, हमें डिफरेंसेस भी करने हैं, हमें मिसलेनियस टॉपिक्स भी करने हैं और कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे केस लॉज भी इंक्लूड होते हैं। ठीक, तो आइए पहले देख लेते हैं कि मिसलेनियस टॉपिक्स के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उनको हमें कैसे डील करना है, कैसे उनकी राइटिंग फ्रेमिंग हमें करनी है। सपोज करो ये वाला क्वेश्चन इवन आया हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय डिक्री। ठीक, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको कैसे फ्रेम करना है ये देखिए। द टर्म डिक्री इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी 1908। पहले जो पूछा गया है ना उसको आपको इंट्रोडक्शन में बताना है कि ये जो टर्म है जो भी पूछा है क्वेश्चन है वो कहां पे डिफाइंड है, कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, कौन से सब्जेक्ट में डिफाइंड है। ठीक, विच डिफाइंड इट एज फॉलोज। पहले हमने बता दिया कहां पे डिफाइंड है, सेक्शन नंबर बताया,
फिर हम बताएंगे वहां पे डिफाइन क्या किया गया है। तो डिफाइन क्या किया गया, इट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस। ठीक, ये जो कंक्लूसिवली डिटरमाइंस था इसको आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करेगा अगर हम अंडरलाइन करेंगे तो उसके एकदम नजर पड़ेगी कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी पॉइंट्स हैं वो उसने अंडरलाइन करे हैं, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक, conclusively determines the rights of the parties with respect to all or any of the matters in controversy। ठीक, वहां पे भी ये बताया गया कि जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है पार्टीज के बीच में, उन कंट्रोवर्सी को या तो पूरी तरीके से या उस कंट्रोवर्सी के कुछ मैटर को आपने कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया है। और जब आप कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देते हैं तो कोर्ट क्या करती है, अपनी डिक्री पास कर देती है, इसको बोलते हैं हम डिक्री। फिर अब खाली इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि हमें खाली डेफिनेशन हमने बता दिया और हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें और क्या बताना है, उसके बाद हमें बताना है डीम्ड डिक्री क्या होता है, उसमें क्या इंक्लूड है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डीम्ड डिक्री डीम्ड टू इंक्लूड। ठीक, अब आपको ना आंसर फ्रेमिंग करते हुए थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। आपको हर एक चीज बतानी है जो जो आपको पता है, रेलेवेंट चीज है, और उसको जितना हो सके आप शॉर्ट करें, क्योंकि वहां पे क्या है, टाइम की शॉर्टेज पड़ जाती है एट द एंड। जब आप लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस तक पहुंचते हैं तो टाइम काफी कम पड़ जाता है, तो इसलिए आपको स्मार्टली अपना वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डीम्ड डिक्री इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कहाँ पे होता है, ऑर्डर 7 रूल 11। आप अगर ये चीज मेंशन करेंगे ना एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इसने ये तो बताया और स्टूडेंट्स ने नहीं बताया, तो आपको थोड़ा एक प्लस पॉइंट मिल सकता है। ठीक, दूसरा क्या होता है डीम्ड डिक्री एडजुडिकेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी। ठीक, मैंने सेक्शन नंबर को भी अंडरलाइन किया है। उसके बाद डिक्री डज नॉट इंक्लूड, अब अभी हमने डीम डिक्री पढ़ा था कि डीम डिक्री में क्या इंक्लूड होता है, अब हम पढ़ेंगे डीम डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं होता। ठीक, क्या नहीं होता, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट एंड सेकंड एडजुडिकेशन फ्रॉम विच अपील लाइज एज अपील फ्रॉम ऑर्डर। अब हम बता देंगे लास्ट में टाइप्स ऑफ डिक्री कि डिक्री की कितनी टाइप्स होती हैं। भाई प्रीलिमिनरी डिक्री भी होता है, फाइनल डिक्री होता है, और पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। ठीक, तो आप देख रहे हो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक ये 2021 में पूछा हुआ था कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में डिक्री क्या होती है। तो हमने पहले सेक्शन नंबर बता दिया ये कहाँ पे डिफाइंड है, फिर क्या डेफिनेशन दी गई है वहां पर हमने ये बता दिया, फिर हमने बताया डीम्ड डिक्री क्या होती है। ठीक, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को हम डीम्ड डिक्री मानते हैं, और एडजुडिकेशन जो सेक्शन नंबर 144 में जो भी हम एडजुडिकेट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक, उसके बाद हमने बताया डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं है और टाइप्स ऑफ डिक्री। तो हमने ओवरऑल सारी छोटी छोटी जितनी भी बातें हैं डिग्री से रिलेटेड सब कुछ हमने बता दिया। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो आता है व्हाट इज चार्ज, डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ चार्ज, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एरर्स इन चार्ज, एंड व्हाट कोर्ट विच कोर्ट कैन क्वैश द कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड बेस्ड ऑन एरर्स इन चार्ज। तो पहले ना मेंस में भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, जल्दी में नहीं कि आपने जब क्वेश्चन पढ़ा अपना आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया। पहले आप क्वेश्चन देखिए, पहले को पार्ट क्या है, व्हाट इज चार्ज, आपको चार्ज बताना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है इसी में ही इसका सब पार्ट, डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ चार्ज, आपको कंटेंट्स ऑफ चार्ज के बारे में बताना पड़ेगा। तीसरा इसका जो पार्ट है वो है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एरर इन चार्ज, अगर चार्ज में एरर हो जाते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हमें वो बताना है। फोर्थ पॉइंट है इसका विच कोर्ट कैन क्वॉश द कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड बेस्ड ऑन एरर ऑफ चार्ज, यानी कि अगर जो एक्यूज्ड है उसको कन्विक्शन मिल जाती है, और कन्विक्शन किस बेस से मिलती है कि चार्जेस में ना एरर थे और एरर की वजह से उसको हुई कन्विक्शन, तो क्या वो कन्विक्शन क्वैश हो सकती है, हो सकती है, तो कौन सी कोर्ट करेगी। ये क्वेश्चन थे, यानी कि एक क्वेश्चन में इन्होंने 4 पार्ट्स दे दिए और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। पहले हमें इंट्रोडक्शन देनी है टॉपिक की। ठीक, टॉपिक था हमारा चार्ज से रिलेटेड। तो हमें हमें क्या हमने क्या लिखा है, चार्ज इज एसेंशियल स्टेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि नेचुरल जस्टिस के लिए चार्ज एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक एसेंशियल स्टेज होती है। ठीक, चार्ज कहाँ पे डिफाइंड है, चार्ज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B ऑफ सीआरपीसी 1973 एज। ठीक, अब यहां से हम बता देंगे चार्ज क्या बताया गया। तो क्या बताया गया है 2B में, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन। ठीक, ये डेफिनेशन दी गई थी सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज बी में, हमने उसको वही बता दिया। ठीक, अब हम पर्पस बता देंगे चार्ज का थोड़ा सा।
द पर्पस ऑफ चार्ज इज टू इन्फॉर्म द एक्यूज्ड फॉर व्हाट ऑफेंस और ऑफेंसेस ही इज टू बी ट्राइड सो दैट ही कैन टेक प्रॉपर डिफेंस ड्यूरिंग ट्रायल। तो पर्पस क्या होता है चार्ज का? चार्ज का पर्पस यही होता है कि जब कोर्ट चार्ज बना लेती है उसके बाद जो एक्यूज होता है उसको पढ़ के सुनाया जाता है कि आपके अगेंस्ट कौन कौन से ऑफेंसेस लगे हैं, जिससे कि वो इन फ्यूचर जब ट्रायल चले तो वो उन ऑफेंसेस में उन चार्ज के अगेंस्ट अपनी डिफेंस ले सके। ठीक, तो उसको नॉलेज होनी जरूरी है। तो यही पर्पस होता है चार्ज का। तो यहां तक हमने अच्छे सारा इंट्रोडक्शन दे दिया। हमने ये बता दिया नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के लिए एसेंशियल एलिमेंट है, कहां पे डिफाइंड है हमने वो बता दिया। ठीक, डेफिन याद रखना जब भी सेक्शन आप मेंशन करें उस सेक्शन को आपको अंडरलाइन करना जरूरी है। ठीक, हमने अंडरलाइन करके सारा बताया, पर्पस बता दिया हमने चार्ज का। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट क्या पूछा था? कंटेंट्स ऑफ चार्ज। तो अब दूसरा पार्ट जब भी आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है। दूसरा पार्ट था हमारा कंटेंट्स ऑफ चार्ज। तो कंटेंट ऑफ चार्ज लिखा, कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 211। ये भी हमने साइड में मेंशन कर दिया और उसको हमने कर दिया अंडरलाइन। ठीक, यानी कि हमारा सेकंड पार्ट यहां स्टार्ट हो गया। एग्जामिनर जो कॉपीज चेक कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि हाँ इसने फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट करा, अब ये सेकंड पार्ट में जंप कर गया है। ठीक, तो कंटेंट्स ऑफ चार्ज में क्या है? पहला पॉइंट है इट शैल स्टेट द ऑफेंस एक्यूज इज चार्ज फॉर। ठीक है। दूसरा, इफ लॉ गिव्स एनी स्पेसिफिक नेम ऑफेंस मे बी डिस्क्राइब्ड विद दैट नेम। ठीक, वही चीज है जो बे एक्ट में दी गई है, बट हमें शॉर्ट करके लिखनी है। अगर हम बे एक्ट की हर एक लाइन लिखने बैठ गए तो हमारा पेपर छूट जाएगा और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमें हर चीज मेंशन करनी है, जितना हो सके हम उसको शॉर्ट करें, जिससे एग्जामिनर भी समझ सके और हमारा टाइम भी सेव हो सके। थर्ड पॉइंट था इफ नो स्पेसिफिक नेम इज मेंशन देन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। फोर्थ पॉइंट, लॉ एंड सेक्शन ऑफ लॉ मस्ट बी मेंशन। ठीक, फिफ्थ, लीगल रिक्वायरमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इज फुलफिल्ड। सिक्स्थ, it must be written in the language of court. And seventh, if accused is liable for enhanced punishment, then date and place of previous conviction must be stated in charge. अब आप एक चीज देख रहे हो, जो सेवेंथ पॉइंट था हमारा, पेयर एक्ट में कहीं पे भी एनहेंस पनिशमेंट के बारे में नहीं लिखा। ठीक, वहां पे जो 4-5 लाइंस हैं सेवेंथ पॉइंट में, वो बताना क्या चाह रहा था? वो बताना एनहेंस पनिशमेंट के बारे में ही चाह रहा था, बट हमें अपना टाइम सेव करना है। ठीक, तो हमने सीधा लिख दिया कि अगर एक्यूज लाइबल है एनहेंस पनिशमेंट के लिए, तो उसकी जो प्रीवियस कन्विक्शन थी कहां पर था वो प्लेस बतानी है, किस डेट में था वो प्लेस बतानी है, चार्ज में। ठीक, तो वहां पे जो बे एक्ट में 4 से 5 लाइन में पॉइंट नंबर 7 बताया गया था, यहां हमने 2 से 3 लाइन में कंप्लीट कर दिया। तो हमें थोड़ा स्मार्टली चीजों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक, यानी कि हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? इफेक्ट ऑफ एरर पूछा गया है, और ये कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 215। ठीक, अब इफेक्ट ऑफ एरर में हमें क्या लिखना है? एनी एरर इन डिस्क्राइबिंग द ऑफेंस और पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन चार्ज शैल नॉट बी मटेरियल। ठीक है, अगर चार्ज में हमें ऑफेंस को डिस्क्राइब करते हुए या जो भी चार्ज के अदर पर्टिकुलर्स हैं जो हमें फुलफिल करने हैं, हमने कोई गलती कर दी, तो उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, मटेरियल चीज नहीं है वो, जब तक कि अनलेस एक्यूज्ड वाज, ठीक, मिसलेड बाय एरर, यानी कि जो एक्यूज्ड है वो मिसलेड हो चुका है एरर से। एंड याद रखना यहां पर है एंड वर्ड, और नहीं है। इसके साथ साथ इट लीड्स टू फेलियर ऑफ जस्टिस, जो भी एक्यूज के साथ मिसलेड हुआ है ये फेलियर ऑफ जस्टिस की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन कोर्ट को दिखती है तो वो जो चार्ज में एरर है वो मटेरियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये हमारा थर्ड पार्ट था, कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ पार्ट क्या था? क्वेश्चनिंग ऑफ कन्विक्शन के बारे में पूछा, तो हमने फोर्थ पार्ट को क्वेश्चनिंग ऑफ कन्विक्शन करके अंडरलाइन कर दी, यानी कि हमारा फोर्थ पार्ट स्टार्ट हो रहा है। एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन 464 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन ऑफ कन्विक्शन है, अभी तक आप देख रहे थे हमारा सेक्शन नंबर, हमसे चार्ज पूछा गया वो हमने बता दिया। ठीक, कि डेफिनेशन का है वो हमने बता दिया, चार्ज हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमसे पूछा गया था कंटेंट्स ऑफ चार्ज, यानी कि सेक्शन नंबर 211। फिर 215 पूछा एरर के बारे में। अब सीधा कहां पूछ रहे हैं? क्वेश्चनिंग ऑफ कन्विक्शन, कि अगर एरर की वजह से कन्विक्शन हुआ है तो क्या वो कन्विक्शन क्वैश हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी। ये कहां पे बताया गया है? ये बताया गया है सेक्शन 464 के प्रोवाइजो में।
तो हमें इतनी डिटेलिंग में पढ़नी है, क्योंकि आरजेएस का पेपर अभी आप प्री देख चुके हैं, कोई भी डायरेक्ट बेस क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया। ठीक, अब इनका जो पैटर्न है ना चेंज हो चुका है, मेंस में भी अब ये डिटेलिंग में क्वेश्चन पूछेंगे। हमें बेयरएक्ट के जितने भी सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट वन, उन सबको अच्छे से थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। उनका नहीं भरोसा वो कौन से प्रोवाइजो से उठाकर कोई क्वेश्चन पुट कर ले, जैसे यहां से कर रहा है। ठीक, तो प्रोवाइजो में क्या लिखा है देखते हैं। एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन 464 ऑफ सीआरपीसी, अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट, ठीक है, यानी कि दोनों कोर्ट के पास पावर है, चाहे अपीलेट कोर्ट हो चाहे रिविजनल कोर्ट हो। अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट हैज द पावर टू क्वेश द कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड इफ कोर्ट इटसेल्फ फाइंड्स, यानी कि चाहे अपीलेट कोर्ट ने अपने आप स्वयं या रिविजनल कोर्ट ने अपने आप ये ढूंढा है दैट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल नो वैलिड चार्ज कुड हैव बीन प्रीफर्ड अगेंस्ट एक्यूज, यानी कि जो मटेरियल कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट्स के जजेस के सामने जो पेश किए गए हैं, उस मटेरियल के बेसिस पे कोर्ट को लगता है कि एक्यूज के खिलाफ जो चार्जेस बने हैं वो चार्जेस नहीं बनने चाहिए थे। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है तो कोर्ट उस कन्विक्शन को क्वेश कर सकती है। ठीक, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे एक ही क्वेश्चन में। ठीक, तो आप एक बार ध्यान से देखें, चार्ज हमने बताया, सेक्शन नंबर बताया, ठीक, फिर हमने पर्पस बताया चार्ज का, हमारा पैरा पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पार्ट हमारा कंटेंट्स ऑफ चार्ज था, कंटेंट ऑफ चार्ज लिख के हमने सिर्फ सेक्शन नंबर आगे लिखा और हम उसके बारे में बताते हुए चल दिए। ठीक, तीसरा पार्ट था हमारा इफेक्ट ऑफ एरर, हमने फिर सेक्शन नंबर बताया और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमने वो चीजें यहाँ पे डिस्कस कर दी। हो सकता है तो हर एक क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, बट जिस क्वेश्चन में अगर पॉसिबल है आप अपने क्वेश्चन को ना डायग्रामेटिकली बनाएं। ठीक, ये इससे आपको भी हेल्प मिलेगी कि आपके कम टाइम में क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, और जो एग्जामिनर है उसको भी इजी पड़ेगा कि आपकी कॉपीज वो चेक इजीली कर सके। ठीक, आप ऐसे एरो बना के आप कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा पार्ट था वो तो क्वेश्चन ऑफ कन्विक्शन, सेक्शन हमने बताया 464 के, हमने प्रोवाइजो भी बताया कि ये चीज प्रोवाइजो में लिखी गई है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमने आंसर ऐसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। देखिए, अब आरजेएस में ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं, खाली सारे ही बेयरड बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ बाहर से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक, दूसरा पार्ट है इसका डिस्क्राइब इट विद इट्स एविडेंशियरी वैल्यू। तो कहीं ना कहीं ये यूपी, बिहार, ठीक, इनके क्वेश्चंस पैटर्न फॉलो करने लगे हैं थोड़े थोड़े, तो हमें ये भी तैयार करने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। ठीक, आरजेएस में अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं बता देता हूँ, वहां पे ना क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स से पूछते हैं। वहां पे पूछते हैं 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब एक तो नहीं, ऐसे 8 या 10 क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है 4 मार्क्स का, फिर पूछा जाता है आपका 6 मार्क्स का, फिर पूछा जाता है आपका 8 मार्क्स का, और फिर पूछा जाता है आपका 10 मार्क्स का। तो ये रेंज होती है क्वेश्चन पूछने की। 3 मार्क्स के में आप बेयरड बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, 4 मार्क्स के में भी आप बेयरड बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब क्या होता है, 6 मार्क्स और 8 मार्क्स में अगर कोर्ट चाहे तो वो आपसे डिफरेंसेस पूछ सकते हैं। ठीक, 4-5 डिफरेंसेस दे दिए और कह दिया कि इन 4 डिफरेंसेस में कोई भी 3 डिफरेंसेस आप करिए। ठीक, तो कोई भी 3 करेंगे तो 2-2 मार्क्स का एक डिफरेंस होगा, तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे भी कवर हो जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी करनी है, 4 के भी करनी है, 6 के भी, 8 के भी और 10 के भी। 10 वाले में बेसिकली ज्यादातर ना ये जजमेंट राइटिंग पूछते हैं, जजमेंट राइटिंग या ऑर्डर राइटिंग या चार्ज फ्रेमिंग, तो वो एक अलग प्रिपरेशन है, वो हम नहीं चलते। बट अगर हम बात करें लॉ के, तो लॉ 3 मार्क्स से स्टार्ट होकर 8 मार्क्स तक स्ट्रेच होता है। तो हमें हर टाइप के क्वेश्चन हर मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार करने पड़ेंगे। ये अपनी स्ट्रेटेजी आपको करनी पड़ेगी, तभी आप मेंस क्वालिफाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में पूछा है और 4 मार्क्स का पूछा है। ठीक, तो आइए कैसे आपने क्वेश्चन को डील करना है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आर कंडक्टेड व्हाइल द केसेस आर अंडर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर द अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड और रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। सच परेड इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 1। आप डिटेलिंग देख रहे हो, आपको भी ऐसे ही करना है।
आपको बताना है कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है उसकी जो रेलेवेंसी है वो कहां पर है, सेक्शन नंबर 9 में बताई गई है। सेक्शन नंबर 9 कहां पर है, चैप्टर नंबर 2 में है, और चैप्टर नंबर 2 कहां है, पार्ट 1 में। क्योंकि ये जो डिटेलिंग है ना, ये हर कोई स्टूडेंट नहीं करेगा, क्योंकि हमें हर स्टूडेंट से अलग करना है। और अलग कैसे करेंगे हम, ये चीजें फॉलो करके, ठीक, कि हमें सेक्शन नंबर भी बताना है, ये सेक्शन नंबर कौन से चैप्टर में आना है ये बताना है, और अगर वो चैप्टर किसी पार्ट में है तो वो पार्ट भी हमें बताना है। बिलीव मी, अगर आप ये फॉलो करेंगे, थोड़ा सा अलग हटके स्मार्ट स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो काफी इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे और आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक, तो हमने ये बताया इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का। अब हम क्या करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला है टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ विटनेस, कि विटनेस जो है वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसकी वेरासिटी को टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करते हैं। दूसरा, टू फाइंड आउट द आइडेंटिटी ऑफ एक्यूज्ड, कि एक्यूज की हमें आइडेंटिटी अगर पहचाननी है तो हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करते हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारे दो ऑब्जेक्टिव। आप यहाँ पे एक्यूज भी कर सकते हैं और स्लैश करके आप प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। अब इसकी लीगल रेलेवेंसी क्या है, यानी कि किन किन सेक्शंस में, किन किन प्रोविजंस में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन बताई गई है, हम यहाँ पे डिस्क्लोज कर देंगे। तो देखो मैंने कैसे किया, लीगल रेलेवेंस लिखा, उसके बाद ना ब्रैकेट में लिख दिया सेक्शन 54A CRPC, सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो एग्जामिनर को ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं 54A और 9 के बारे में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54A of CRPC, on request of officer in charge of police station, the court having jurisdiction may direct the arrested person to subject himself to identification parade if it is necessary for investigation। ठीक, ये आप लोगों ने बैग में भी अच्छे से पढ़ा होगा। रिक्वेस्ट कौन करता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मजिस्ट्रेट को करेगा कि साहब ऐसे ऐसे हमें इस पर्सन की जो हमने अरेस्ट किया है हमें उसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवानी है। मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि हाँ ये जरूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो उस अरेस्टेड पर्सन को ऑर्डर दे देगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक, उसके बाद मैं सेक्शन 9 को कैसे लिंक करूंगा, सच आइडेंटिफिकेशन इज रेलेवेंट एंड एडमिसिबल, क्योंकि हमने 54A बताया, अब उसको 9 से लिंक करना पड़ेगा ना। तो लिंक करने के लिए हमें यह बताना पड़ेगा कि वो जो आइडेंटिफिकेशन परेड करी गई है वो रेलेवेंट भी है और वो एडमिसिबल भी है। कहां पर बताया गया, ये बताया गया सेक्शन नंबर 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक, कहां क्वेश्चन आया था आपका, इंडियन एविडेंस एक्ट का, बट हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ साथ सीआरपीसी का प्रोविजन भी लिंक किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर क्वेश्चन पूछा है और उस क्वेश्चन का लिंक किसी और प्रोविजन किसी और सब्जेक्ट में है या उसी सब्जेक्ट के किसी और सेक्शन में है तो हमें सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, प्रोवाइडेड ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया। अगर यहीं पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता, ठीक, तो हम इसका जो ऑब्जेक्ट है वो स्किप कर सकते थे, बट यहाँ 4 मार्क्स से पूछा गया है और बोला गया है डिस्कस, तो डिस्कस के लिए हमें ऑब्जेक्ट भी बताना पड़ेगा, हमें उसकी लीगल रेलेवेंसी बतानी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बताया गया है। ठीक, 54A हमारा कंप्लीट हुआ, 9 हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का कंप्लीट हुआ। उसके बाद इसका पार्ट था एविडेंशियरी वैल्यू। हमने डिस्कस कर लिया सब कुछ कि भाई इसकी रिलेवेंसी क्या है, लीगली रिलेवेंट कहाँ कहाँ है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, हमने सब पढ़ लिया, हमने सब डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस के साथ जो पार्ट था वो था एविडेंशियरी वैल्यू, कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो कराते हो उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है ये भी बताए। तो हमने लिखा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज नॉट इंपॉर्टेंट एविडेंस, इट ओनली एंश्योर्स दैट इन्वेस्टिगेशन इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है वो एक इंपॉर्टेंट एविडेंस नहीं है कोर्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है वो राइट डायरेक्शन में चल भी रही है नहीं। सपोज करो विटनेस ने बोला कि मैंने एक्यूज को वैसे तो देखा है बट मुझे अगर उसको मेरे सामने ला दिया जाएगा तो मैं पहचान लूंगा। ठीक, तो अब जो विटनेस ने जो गवाही दी है कि अगर वो मेरे सामने आएगा मैं उसको पहचान लूंगा, तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो सही डायरेक्शन में चल भी रही है नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए हम फिर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराते हैं। ठीक, फिर यहां पे लिखा है इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्राइमरी एविडेंस एंड गिल्ट कैन नॉट बी बेस्ड सोलली ऑन द रिजल्ट ऑफ परेड, विटनेस मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन कोर्ट टू कन्विक्ट। देखिए
यहाँ पे जो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट है वो यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बोलना ये चाहता है कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है पुलिस ऑफिसर्स के सामने, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक, वैल्यू उस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की तब होगी जब विटनेस दोबारा से टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करेगा, वो भी कोर्ट में। दो बार टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। एक होती है जब पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट से ले लेता है अपनी परमिशन, और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पुलिस ऑफिसर के सामने होती है कि लेट्स सपोज जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। दो बार होती है अपनी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है, पहली बार कहां होती है? पुलिस ऑफिसर्स के सामने। ठीक, दूसरी बार टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहां होती है? कोर्ट में। तो जो पहली बार है, पहली बार तो पुलिस ऑफिसर के सामने परेड होगी कि हाँ यही इंसान था जिसने मर्डर किया। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू है? इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सेक्शन नंबर 25, 26 और 25, 26 और 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इनकी वजह से बार लग जाता है, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, कोर्ट में जब विटनेस दोबारा से आइडेंटिफाई करेगा, कोर्ट के सामने जो एडवोकेट है वो पूछेगा कि हाँ क्या इस व्यक्ति ने इसका मर्डर किया है, तो जो विटनेस जिसने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था वो यहाँ पे भी करेगा, और अगर उसने बोल दिया कि हाँ यही है वो व्यक्ति, तो जो ये स्टेटमेंट उसने यहाँ दी थी यहाँ वो कोरोबोरेट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो सपोर्ट कर रहा है जो उसने पहले बोला था और वो जो अब बोल रहा है, तो यानी कि विटनेस सच्चा है, उसने अपनी सच्ची गवाही दी है। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की जो वैल्यू है वो यहाँ है, ना कि यहाँ है। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू सिर्फ यहाँ है। तो यहाँ पे सिर्फ यही बोला गया है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्राइमरी एविडेंस एंड गिल्ट कैन नॉट बी बेस्ड सोलली ऑन द रिजल्ट ऑफ परेड। ठीक है, हम गिल्ट प्रूव ही नहीं कर सकते जो भी पुलिस ऑफिसर्स के सामने जो परेड की गई है। विटनेस मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन कोर्ट टू कन्विक्ट, कि विटनेस को ना दोबारा से कोर्ट के सामने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अगर वो चाहता है कि एक्यूज को कन्विक्शन हो। ठीक, तो ये इसकी एविडेंशियरी वैल्यू है। अब इसको हम एक केस लॉ से सपोर्ट कर देंगे। केस का नाम है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस के वेंकटा रेड्डी। इस केस में क्या बोला गया? टेस्टिमनी ऑफ विटनेस इन court is substantive testimony while the identification of witness in test identification parade is merely a corroboration of testimony presented in court। यहाँ पे भी क्या बोला गया है कि जो आप कोर्ट में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करते हो और जो आपने पहले करी है पुलिस के सामने, तो जो पुलिस के सामने करी है ना, उसको हम एक कोरोबोरेटिव एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं और फिर उसकी एक सब्सटेंटिव एविडेंस वो कोर्ट में यूज किया जा सकता है। तो हमने इस केस को सपोर्ट करा। लास्ट में हम दो लाइन में इसको कंक्लूड कर देंगे। क्या है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड? इट हेल्प्स इन स्पीड अप द इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, इसलिए हेल्प करता है। एंड सॉल्व द क्राइम्स फास्टर, और जो क्राइम हुआ है उसको जल्दी से जल्दी फास्ट कंप्लीट कर देता है। तो ऐसे आपको अपने आंसर राइटिंग करनी है। मिसलेनियस टॉपिक्स या मिसलेनियस क्वेश्चंस में इसलिए लेकर आया था जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सके कि क्वेश्चन को हमें डील कैसे करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है। क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना मेंस का आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज वहां पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे, छूट जाएंगे और आप सिलेक्शन से हो जाओगे बाहर। ठीक, तो जो हमारा लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे बेयर एक्ट, डिफरेंसेस और मिसलेनियस टॉपिक्स। मिसलेनियस टॉपिक्स तो मैंने अभी आपको दिखाया करके कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसको हमें इस टाइप से लिखने होते हैं। डिफरेंसेस भी कोई भी टॉपिक, यानी कि आप अगर देखें कोई भी एक सब्जेक्ट उठाएं, उस सब्जेक्ट में से कितने टॉपिक्स के डिफरेंसेस बन सकते हैं, या कोई गाइड ले लें, उस गाइड में जो जो डिफरेंसेस दे रखे हैं अपनी एक सेपरेट रजिस्टर या कॉपी बनाए और उसमें वो डिफरेंसेस लिखना स्टार्ट कर दें। याद रखना डिफरेंसेस में कभी भी डेफिनेशन इंक्लूड नहीं होता कि दिस पार्ट इज डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन एंड दिस पार्ट इज डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन, तो इस वजह से ये पहला डिफरेंस है। नहीं, ये डिफरेंस नहीं है। याद रखना बच्चे ज्यादातर यही करते हैं कि ये वाली चीज इस सेक्शन डिफाइंड है, ये वाली चीज इस सेक्शन डिफाइंड है, तो हमारा एक डिफरेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाई कोर्ट उसको डिफरेंस नहीं मानती है तो आप उसको डिफरेंस बिल्कुल मत करिएगा। कम से कम अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है
तो आपको कम से कम 4 डिफरेंसेस लिखने पड़ेंगे। ये मत करना कि सिर्फ 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो सिर्फ 2 डिफरेंस लिख कर आ गए, नहीं, आपको कम से कम 4 डिफरेंस लिखने हैं और हो सके तो 5, बट 4 से कम बिल्कुल भी मत करिएगा, जब जाके आपको 1.5 या 2 भी मिल सकते हैं। ठीक, तो डिफरेंसेस अगर आपके बेस्ट हुए तो आपको अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। मिसलेनियस पार्ट का क्या है कि अगर कोई आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, 3 तो नहीं पूछेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है मिसलेनियस पार्ट का, और आपने सब कुछ करा जो मैंने अभी आपको आंसर राइटिंग दी, अगर आपने डिट्टो सपोज को टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आया और आप यूट्यूब देख के गए और आपको क्वेश्चन या आंसर याद है और आपने डिट्टो ऐसे लिख दिया, तो हो सकता है आपको 3.5 या 3 मार्क्स इजीली मिल जाए। 4 में से 4 तो बिल्कुल किसी को भी नहीं मिलेंगे, जिसके अगर 3.5 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको फुल मार्क्स मिल रहे हैं। तो 3.5 और 3 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड आपको मिसलेनियस टॉपिक्स को पहचानना आना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट में से क्या मिसलेनियस टॉपिक्स बन सकते हैं और हमें उस मिसलेनियस टॉपिक्स में कितने वर्ड्स या कितनी लाइन लिखनी चाहिए। ठीक, ये तो हो गया हमारा मिसलेनियस टॉपिक्स कवर। डिफरेंसेस भी मैंने यहाँ पे आपको कवर करा दिए कि आपको कम से कम 4 डिफरेंसेस लिखने हैं और डेफिनेशन डिफरेंस नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कभी आप 3 डिफरेंस करके चौथा डिफरेंस आप डेफिनेशन लिख रहे हो कि सॉरी, चौथा डिफरेंस आप सेक्शन नंबर लिख रहे हो, सेक्शन नंबर डिफरेंस की कैटेगरी में नहीं आता। अब बात कर लेते हैं बेयर एक्ट। तो देखो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा ना ज्यादातर वो बेयर एक्ट बेस बनेगा, 4 मार्क्स का भी बेयर एक्ट बेस बनेगा, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा वो 50% चांस रहेगा आपका बेयर और 50% चांस रहेगा आपका केस लॉ और मिसलेनियस टॉपिक्स। और जो हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 80% चांस है मिसलेनियस टॉपिक से पूछा जाएगा। ठीक, बट ऐसा नहीं है कि आज से पहले पूछा नहीं है बेयर से भी 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आप तैयार रहना कि बेयर को अच्छे से थोरोली हमें हर एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक, सपोज करो सीपीसी पढ़ रहे हैं हम, तो सीपीसी में पहले जो सेक्शंस आप बेयर खोलिए, आप देखिए कि ये जो सेक्शंस हैं हमारे फर्स्ट से लेके एंड तक, कि इन सेक्शंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकता है जो 3 मार्क्स से पूछा जा सकता है, 4 में पूछा जा सकता है और 6 में पूछा जा सकता है। आपको पहले वो समझना चाहिए, आप ढूंढो उसको, अगर समझ में आ रहा एक तरफ लिखते रहे कि ये टॉपिक्स ये सेक्शन मुझे अच्छे से थोरोली पढ़ने हैं, क्योंकि आप प्री देने नहीं जा रहे हो कि आपको ऑप्शंस वहीं क्वेश्चन में दिख रहे हैं, आप मेंस देने जा रहे हो, आपको खुद लिखना है। तो आपको थोरोली हर एक प्रोविजन उसके अंदर के सेक्शंस के अंदर आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, और टाइम आपके पास मैक्स टू मैक्स मेंस के लिए 2.5 महीने से लेकर 3 महीने। ठीक, तो अगर मैं बात करूं आपका मेंस हो जाएगा मिड ऑफ सितंबर, ठीक, और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ये आपका एक मेंस की डेट है। इस मंथ में आपका मेंस कंडक्ट होगा, तो देखा जाए आपके पास 2.5 महीने हैं। इस 2.5 महीने में हमें कम से कम 17 से 18 नहीं, कम से कम 20 से 21 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। उसमें आपको अपने एसेज भी कवर करने हैं, उसमें आपको जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, चार्ज फ्रेम, ये सब कुछ कंप्लीट करना है। ठीक, तो 2.5 महीने आपके पास और मैक्स टू मैक्स 3 महीने आपके पास मेंस की तैयारी के लिए बचे हैं। अब टारगेट फॉर आईक्यू ने मेंस स्पेसिफिक बैच अपना लॉन्च किया है। जिन स्टूडेंट्स को ये बैच ज्वाइन करना है वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। इस बैच में क्या होगा, डेली क्लास चलेगी आपकी। ठीक, किसी स्टूडेंट की अगर क्लास मिस हो गई तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता है। ठीक, रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ आपको मेंस आंसर राइटिंग कराई जाएगी कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है वो कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज दी जाएगी। सपोज करो हमने सीआरपीसी स्टार्ट करी, सीआरपीसी में हमने 1 to 100 सेक्शंस देखे कि इस पार्ट में इतने सेक्शंस इंपॉर्टेंट है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये चीज अच्छे से कवर करनी है। फिर वो जो 1 to 100 सेक्शंस हमने अच्छे से करे, फिर हम लेंगे उस पर आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, अब आप उसको लिखें। फिर आप लिखेंगे, उसको मैं चेक करूंगा, वो चेक करने के बाद जहां जिस स्टूडेंट की गलती है वो बताई जाएगी। ठीक,
ये सब होगा। उसके बाद आपका डेली डिस्कशन होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सब्जेक्ट कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ कराई जाएगी। जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा या पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो 2 मॉक टेस्ट आपको कराए जाएंगे ईच सब्जेक्ट। ठीक, हर एक सब्जेक्ट के आपको 2 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। तो ये आपका जो मेंस का बैच लॉन्च हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। ठीक, आपको लेक्चर्स भी दिए जाएंगे अच्छे से, आपको नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स मेंस बैच ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करे, या और कोई अगर इंक्वायरी आपको है, आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके टारगेट 4 IQ टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।